हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो और इस वीडियो में बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं वो फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हैं, आरेख पढ़ने वाले हैं कि हम जो अयस्कों से किस प्रकार से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं वो उसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपको ये जो अध्याय है 3 विकल्प इसमें से आना है, तो आपको एक नंबर के हिसाब से इसमें पढ़ना है, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस उसकी गहराई से विकल्प आपको अच्छे से याद होना चाहिए। किसके बाद क्या प्रोसेस होती है, क्या बनता है, कैसे इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें कई विधियां हैं बच्चों, खासतौर से 5 धातुओं, 5 धातुओं को हमको अच्छे से समझना कि कौन कौन सी विधियां उसमें उपयोग में लाई जाती हैं उस धातु को प्राप्त करने के लिए, और शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रोसेस हमें उसमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आरेख को। देखिए सबसे पहले हम बच्चों अयस्कों को लेते हैं। अयस्क आपको पता है बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, बड़े बड़े ढेले जो ढेले रहते हैं बड़े बड़े, उनके रूप में अपन को मिलता है। ठीक है, तो उस अयस्क को सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मशीन आती है, उस मशीन में ऐसे जबड़े जैसे वो होता है, तो उसमें अंदर अयस्क को रख देते हैं और उसको इस प्रकार से दबा दिया जाता है। वो मतलब जैसे हमारा मुंह रहता है, हम और खाते हैं और इस प्रकार से चबा देते हैं उसको। ऐसे बच्चों उसको अयस्क को रख देते हैं, तो वो क्या करता है, उसको अयस्क को तोड़ देता है। या तो इस प्रक्रिया करते हैं या फिर ग्राइंडिंग होती है। ठीक, ग्राइंडिंग से भी उसको तोड़ देते हैं। तो 2 चाके रहते हैं, उसको इस प्रकार से घूमते हैं, तो बीच में जो है अयस्क को डाल दिया जाता है, तो वो पिसके जो बारीक, तो इसको बच्चों हम तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर इसको पीस देते हैं तो बारीक हो जाता है। अब बच्चों हम डायरेक्ट तो उससे कर नहीं सकते, इसके अलावा बच्चों अयस्क से हम धातु प्राप्त करने के लिए एक विधि और कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आजकल उपयोग नहीं की जाती क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है। वो विधि है बच्चों, जैसे हमारे गाँव में, आपके घरों में जो गेहूं को बीनने का काम होता है, नौकायना बोलते हैं, गेहूं को बीनने का काम होता है, उसमें से हमको आराम से देखते हैं गेहूं कहाँ और मिट्टी कहाँ, तो उसमें से हम क्या करते हैं, मिट्टी को उठा के, जो चीज कम मात्रा में होती है उसको उठा के बीन के फेंक देते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अयस्क को भी आप जो चीज कम मात्रा में उसको बीन के भी अलग कर सकते हैं। ठीक, उसमें आप सोचते हो जो दिखेगा क्या, तो उसमें अलग दिखता है कि अयस्क क्या है और मिट्टी क्या है, दूसरी चीजें अशुद्धियां क्या है। हालांकि ये विधि बच्चों ज्यादा उपयोग नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी के पास, इतना कब तक बीनेंगे। ठीक, तो इसलिए हम दूसरी विधियां अपनाते हैं। तो बच्चों पीसने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सानन। सानन से मतलब ये है कि उसमें जो है अशुद्धियों की बच्चों मात्रा रहती है ज्यादा। आपको पता है हम खुद के लाए हैं, तो उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर वगैरह होते हैं, जैसे हम गैंग है ना, इंग्लिश में अगर लिखें तो इस प्रकार से उसका जो नाम है वो इस प्रकार से हो जाता है गैंग, गंगे है ना। इसको आप जो टाइम में बोले तो गंगे हो सकता है, गंगे नाम। ठीक है, तो ध्यान रखना गंगे जब भी बोले तो आपको ये गैंग याद रखना। गैंग मतलब होता है आधात्री, जो कि मैल होता है। ठीक है, एक तरह का। अब क्या करते हैं बच्चों, तो सानन का मतलब है मात्रा से, हमें उसमें अयस्क की मात्रा को बढ़ाना है। तो अयस्क की मात्रा अगर ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो अशुद्धियां उसमें हैं वो हटा देंगे, तो अयस्क की मात्रा अपने आप ही उसमें मात्रा ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए 100% हम कोई भी चीज खुद के लाए, उसमें आपका 40% मान लीजिए भी क्या है, अयस्क है, और बाकी 60% क्या है, अशुद्धि है उसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसमें से 60% अशुद्धि को शुद्ध कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा अयस्क वो कितना हो जाएगा, 100% तक हमारे पास अयस्क बचेगा। ठीक, अयस्क अकेला बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस अयस्क को सानन हो गया। इस प्रकार से सानन में बच्चों क्या करते हैं, उस अयस्क को लाए, पीस लिया, सब कुछ कर लिया, सानन करेंगे। जैसे ही उसमें अयस्क को जल की धारा प्रवाहित की जाती है, जल में वो क्या करता है, अयस्क जो छोटी छोटी अशुद्धियां रहती है धूल मिट्टी की, वो अशुद्धियां धुल जाती हैं, साफ हो जाती हैं। अब बच्चों आपको पता है कि इसमें जो जल होगा कुछ, क्योंकि हमने उसको जल के द्वारा शुद्ध किया, धोया है, तो उसमें कुछ मात्रा में क्या होगा, जल। ठीक है, तो उस जल को हम क्या करते हैं, हम आगे जाके अगर हमारे पास हम पहचानते हैं, अगर हमारे पास ऑक्साइड अयस्क, क्योंकि बच्चों में आपको समझा चुके हैं कि ऑक्साइड अयस्क कैसे पहचानते हैं, कार्बन अयस्क कैसे पहचानते हैं। ठीक, उसको अगर आपको देखना है, अगर ऑक्साइड या कार्बन अयस्क है तो हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। निस्तापन भी एक प्रकार की बच्चों जलाने की क्रिया है, गर्म करने की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें वायु की अनुपस्थिति में, वायु की जो है अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है निस्तापन की। वायु नहीं होगी या सीमित मात्रा होगी, उसकी अनुपस्थिति में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम उसको गर्म करते हैं, और इतना गर्म करते हैं कि जो अयस्क है उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर, गलनांक बिंदु से मतलब बच्चे ये है कि इतना गर्म नहीं करना तो जो अयस्क है उसमें जो धातु है उसका गलनांक पर पहुंच जाए और वो अयस्क जो है पिघल जाए या धातु वाष्प में उड़ जाए और उड़ जाए। ठीक, इतना गर्म हमें नहीं करना, हमें इतना गर्म करना कि धातु के गलनांक से कम ताप रहे, और उसको गर्म करके क्या कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा इस प्रोसेस से बच्चों, इस प्रोसेस से हमें मिलेगा निस्तापन। ठीक है, धातु ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। कोई भी धातु अगर हमें प्राप्त करना है तो उसको पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। क्यों बदला जाता है, क्योंकि ऑक्साइड का बच्चों जो है आसानी से अपचयन हो जाता है, ये छिद्रित हो जाता है। इसके बाद आसानी से इसका प्रगलन भी कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे जो छिद्रयुक्त हो जाती है धातु, तो ऑक्साइड में चाहे हम भर्जन करें चाहे निस्तापन करें, हमको किस में बदलना है, धातु को धातु ऑक्साइड में बदलना है। अब यहाँ पे बच्चों हम इसकी परिभाषा आपको लिखवा चुके हैं सांद्रण की। सांद्रण में क्या करते हैं, निस्तापन में क्या करते हैं बच्चों, सांद्रण जो है सांद्रण में भी कई विधियां अपनाई जाती हैं, वो हम आगे जाके जब एक एक धातु को पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन से धातु को क्या किया जाता है। सांद्रण में बहुत सारी विधियां हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि भी है आपके बच्चों यहाँ पर, है ना, विद्युतीय चुंबकीय पृथक्करण विधि भी है, इसमें झागोत्प्लावन विधि भी है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, झागोत्प्लावन विधि। ठीक, अब यहाँ पर देखिए निस्तापन समझ में आ गया बच्चों, ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जैसे कि हमने पढ़ा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड आपका, जैसे कि मान लीजिए जिंक का कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ठीक है, इसी प्रकार आयरन का कार्बन डाइऑक्साइड ये है। अगर हम इनसे हम धातु प्राप्त करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, निस्तापन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनमें कार्बोनेट है। अगर ऑक्साइडाइज के लिए बच्चों, तो ऑक्साइडाइज के बच्चों आपको पता है हेमेटाइट जो कि आयरन का ऑक्साइडाइज है, तो भी हम क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते बच्चों कि इसमें ऑक्सीजन पहले से ही, तो हम इसको ऑक्सीजन जरूरत ही नहीं है इसको, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे, क्योंकि निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये ऑक्सीजन में वैसे ही बदल जाएगा जल्दी से। अब सल्फाइड आयस्क की बात आती है बच्चों, तो सल्फाइड आयस्क में क्या होता है, सल्फाइड आयस्क से मतलब है जैसे हमारा कॉपर पायराइट है CuMeH2, इससे हम कॉपर प्राप्त करते हैं, तो सल्फाइड आयस्क का हमें करना पड़ता है भर्जन, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बच्चों इसमें ऑक्सीजन नहीं है और हमें क्या करना है, धातु को ऑक्साइड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, जो किसकी उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो वायु की उपस्थिति में जब करवाते भर्जन तो क्या हो जाता है, फिर वो धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब धातु ऑक्साइड में जब धातु बदल जाती है, ठीक है, तो फिर इसका हम क्या करवाते हैं, अपचयन। अब आपको पता है बच्चों, अगर कोई धातु है और वो ऑक्साइड में बदल गई है, MO मतलब मेटल, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड हो गया है। ठीक, अब जरूरी नहीं है MO2 भी हो सकता है, ठीक है, M2O2 भी हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी धातु जो है धातु ऑक्साइड बन सकता है। तो अब इन धातु ऑक्साइडों का क्या करना, हमें अपचयन करवाना, और अपचयन आपको बच्चों आना चाहिए, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है। तो अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन होता है, ठीक, हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना भी अपचयन होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इनका अपचयन करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी और हमारे पास जो धातु है वो प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ग्राफ में हमने बनाया है कि फिर हम क्या करवाते हैं, धातु का अपचयन करवाते हैं, जिससे हमें क्या है, धातु प्राप्त हो जाती है, ऑक्सीजन उसमें से जो ऑक्सीजन जो था वो आसानी से निकल जाएगा। और इसका अपचयन करवाना आसान होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें कोयला यानी कार्बन युक्त मिलाना है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके और भी चीजों से अपचयन करवा सकते हैं, विद्युत अपघटनीय अपचयन भी हो सकता है। इसके अलावा और भी कार्बन कोक वगैरह डाल के भी अपचयन करवा सकते हैं, कोई अपचयक पदार्थ इसमें डाल देंगे तो कार्बन सबसे अच्छा सरल। ठीक, तो कार्बन जो है कोक जिसको हम बोलते हैं कोयला, वो डाल के जो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से कुछ बेस्टिक चीजें जो गैस के रूप में रहती है वो निकल जाती हैं और हमारे धातु में प्राप्त हो जाती है। लेकिन बच्चों इस प्रकार से जो धातु प्राप्त होती है वो होती है अशुद्ध, क्योंकि अभी भी उसमें इतनी सारी प्रक्रिया हमने की हैं, कुछ मात्रा में उसमें अशुद्धियां रह जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर उसका हम करते हैं शोधन। तो शोधन बच्चों अलग अलग विधियों से कर सकते हैं। अगर जब कोई विधि अलग स्पेशल विधि नहीं आती काम, तो फिर क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटनीय शोधन उसमें करवाते हैं, क्योंकि शोधन कई प्रकार से होता है। लास्ट स्टेज हमारी सबसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटनीय शोधन का उपयोग ज्यादातर करते हैं। तो इस प्रकार से ये था बच्चों इसका ग्राफ। आपको इस प्रकार से जो है इसको ग्राफ बना लेना है। आप हेडिंग चाहें तो इसकी बना सकते हैं। हेडिंग में आप इसका डाल सकते हैं कि धातुओं को प्राप्त करने का आलेख, क्या हेडिंग डाल सकते हैं, धातुओं को प्राप्त करने का आलेख। ठीक, या ऐसा भी कर सकते हैं धातु के निष्कर्षण का प्रक्रम चित्र। ठीक है, इस प्रकार से डाल के और ये चित्र बना लेंगे। आपको ये खास चीज जो डिब्बे बंद है वो आपको लिख लेना है। और ये ग्राफ बच्चों यहाँ धातु ऑक्साइड के बाद नीचे आप बना सकते हैं एक पेज पर, क्योंकि ये बगल में हमने लिख दिया है, इधर नीचे बन नहीं रहा था। ठीक, तो इस प्रकार से एक के नीचे एक आप लिख देंगे और इस प्रकार से आप ये बच्चों याद रखेंगे। याद रखने के लिए क्या प्रोसेस चलती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम अब आएंगे जो है धातु की तरफ। तो धातु जो है स्पेशल धातु जो हम धातु हमने जो पढ़ी थी, उन धातुओं का जो है सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, ये सब कैसे किया जाता है, धातु कैसे प्राप्त की जाती है इससे। तो अब हम उस पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने की प्रोसेस, एल्युमिनियम धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है। बच्चों आपको पता है कि एल्युमिनियम जो है उसका प्रमुख अयस्क, जिससे हमें एल्युमिनियम मिलता है, उसका प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु कैसे प्राप्त की जाती है उसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ये एक ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ से जो हम पूरा एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है वो कैसे किया जाता है
ये जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट का आपको सूत्र पता होना चाहिए बच्चों। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.2H2O। तो इस प्रकार से हम सब आपको अयस्क बता चुके हैं, इसका बॉक्साइट का सूत्र भी बता चुके हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट बॉक्साइट लिख दिया है। देखिए, तो बॉक्साइट से धातु प्राप्त करने के लिए कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अब जो बॉक्साइट होता है बच्चों, उसमें दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। एक तो होती है हेमेटाइट की Fe2O3, या एक होती है आपकी सिलिका की अशुद्धि, और एक आपकी दोनों की भी हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ अकेला हेमेटाइट मिला हो उसमें अशुद्धि के रूप में, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ SiO2 यानी सिलिका मिला हो अशुद्धि के रूप में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ भी मिली हो। तो हम इनके लिए अलग अलग विधियां अपनाते हैं बच्चों, दोनों विधियां। तो एक होती है बेयर विधि, इसको बच्चों वायर विधि भी देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश में बच्चों इस प्रकार से लिखा था, तो कोई बेयर पड़ता है कोई वायर पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो बेयर विधि में क्या करते हैं बच्चों, बेयर विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क में हेमेटाइट की अशुद्धि हो। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जब बेयर विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क में हेमेटाइट की अशुद्धि हो। हेमेटाइट की अशुद्धि होती है बच्चों, तब इस विधि का उपयोग करते हैं। और इस विधि में क्या होता है, बॉक्साइट अयस्क को हम जो है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 45% NaOH को लेते हैं और इसको 150 डिग्री सेल्सियस ताप और 8 atm ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, इनकी आपस में जब क्रिया होती है तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर घुलनशील, जो घुला हुआ रूप में, गले हुए रूप में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक, ये प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम क्या करवाते हैं, जलावरण करवाते हैं। जलावरण करवाने बच्चों इसकी जब जल से क्रिया होती है तो हमें मिलता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये जितना ग्राफ बन रहा है बोर्ड पर, इसके आगे का हम आपको समझेंगे, तीनों लाइनों से फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ तक समझिए। तो जैसे ये बिले NaAl2 बन जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और उसका हम जलावरण करवा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों यदि बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की अशुद्धि होती है तो हम उपयोग करते हैं सरपेक विधि का। इसको याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हैं आप, सात से सरपेक विधि और सात से सिलिका, जिससे आपको याद रहेगा कि सरपेक विधि में सिलिका का उपयोग, मतलब सिलिका की अशुद्धि मिली होती है। तो सरपेक विधि में जो हम क्या करते हैं, बॉक्साइट अयस्क अपना जो हमने लिया है उसमें कोक कार्बन को मिला देते हैं और साथ में नाइट्रोजन के झोंके उसमें प्रवाहित किए जाते हैं। गैस को, किस गैस को प्रवाहित किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को। तो जब इनकी आपस में सबकी क्रिया होती है, और क्रिया कितने पर होती है, 1800 डिग्री टेम्परेचर पर होती है, और जब इसमें सिलिका की अशुद्धि होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम गर्म करते हैं 18 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन जाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाता है, ALN। इनकी जब आपस में सबकी क्रिया होती है तो क्या बन जाता है, ALN बन जाता है। और जो सिलिका है वो सिलिकॉन ग्रुप में अपचयित हो जाता है, सिलिकॉन अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोक है, कार्बन में ऑक्सीजन से क्रिया करके CO ग्रुप में निकल जाता है, और ऐसा ही आपका बच जाता है। और इस प्रकार से हमारे पास ये एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है वो बन जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्राइड बच्चों जैसे ही बन जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका भी जलावरण करवा देते हैं। जलावरण मतलब जल की क्रिया हो जाएगी, जल द्वारा यह अपघटित हो जाएगा और इसमें भी क्या बनेगा बच्चों, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब बच्चों मान लीजिए, अब अगर अभी हमने पढ़ा एक हेमेटाइट की अशुद्धि थी और सिलिका की अशुद्धि थी, अब मान लीजिए दोनों की एक साथ अशुद्धि है उसमें, तो क्या करेंगे, तो फिर बच्चों करते हैं हॉल विधि का उपयोग। और हॉल विधि में बच्चों जब दोनों हेमेटाइट और सिलिका दोनों की अशुद्धि होती है तब हॉल विधि का उपयोग करते हैं। आपको सबसे पहले तो विकल्प में यही पता होना चाहिए, विकल्प बन जाएगा तो हॉल विधि का उपयोग कब किया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर ऐसा भी दे देंगे जब बॉक्साइट अयस्क में हेमेटाइट और सिलिका दोनों की अशुद्धि होती है तो किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको इस प्रकार से इसका विकल्प आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग हॉल विधि जो है इसमें किया जाता है। हॉल विधि का उपयोग इन दोनों की अशुद्धि होने पर किया जाता है। ऐसा हो जाएगा तो बेयर विधि का उपयोग कब किया जाता है, किस चीज की अशुद्धि होती है, तो हमें याद रखना है हेमेटाइट की। सरपेक विधि का उपयोग कब किया जाता है, जब उसमें सिलिका की अशुद्धि हो, या जब बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की अशुद्धि होती है तब किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो सरपेक विधि का। तो इस प्रकार से आपको जो विकल्प है बच्चों आना चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है, हॉल विधि में, हॉल विधि में हम बॉक्साइट को लेते हैं, हम सोडियम कार्बन में मिला देते हैं, और सोडियम कार्बन मिलाने पर क्या बन जाता है, हमारे क्रिया के फलस्वरूप बिले जो है हमारा, जो बिले NaAlO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है बच्चों इसमें बनता है, ठीक है। और इस प्रकार से फिर जैसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है और इसका हम क्या करवाते हैं, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या करवा देते हैं, जलावरण करवा देते हैं। और जैसे ही जलावरण करवाते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बाद क्या होता है वो हम इसी के ग्राफ में और समझेंगे अभी।
और ऐसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया। इस ग्राफ को आपको इस प्रकार से बना लेना है। आप चाहे तो ऐसा हेड डाल के बना सकते हैं इस ग्राफ को। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण का प्रक्रम, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण का प्रक्रम, और उसके बाद डेल्टा का भी लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, अतः बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम निष्कर्षण निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है, और ये ग्राफ आप बना देंगे। ठीक है, और तो ये आपको ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं लिखना, बस ये चीजें आपको इस प्रकार समझना है और वीडियो को अच्छे से एक रिपीट कर करके बार बार देखना है, जिससे कि अभी समझ में आ जाए। क्योंकि इस अध्याय में से बच्चों आपको सुनना ज्यादा है, ठीक, क्योंकि इसमें से विकल्प आएंगे। विकल्प कैसे बनेंगे, ये ग्राफ है, हमने बताया आपको विकल्प किस प्रकार से बनेगा। एक तो ये विधियों का, अयस्कों का, अयस्क मुख्य अयस्क बताना है आपको। ठीक है, तो हमने जो आपको स्टार्टिंग में जो ग्राफ बताया था वो इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम इसका आगे का जो ग्राफ है, जो और जैसे जल गठन करवाते तो क्या होता है, तो वो भी हम समझते हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने छोड़ा था कि जैसे दो सभी में लास्ट में क्या बन जाता है, इसमें पहले सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, इसमें भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है हॉल विधि में, और जो आपकी सल्फेट विधि थी उसमें भी क्या बन जाता है, उसमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है। इन सब का बच्चों करवाते हैं जल अपघटन, तो जल अपघटन बच्चों करवाते हैं, सब में लास्ट में एक ही उत्पाद बनता है, इसलिए हमने तीनों को एक ही तीर से दर्शा दिया और एक क्या बना दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे बनता है बच्चों, तो इसको 1500 डिग्री सेल्सियस में क्या करवाते हैं, निस्तापन करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में करवाते हैं ये। ठीक है, निस्तापन करवाते हैं तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी इसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। ठीक, एल्यूमिना जो है ये निर्जल हो गया, इसमें जो जल था वो पूरा निकल चुका है, एल्यूमिना मिल जाता है। इस एल्यूमिना का बच्चों फिर क्या करवाते हैं हम, ये हमारा था इतना जो प्रक्रम, इतना हो गया हमारा पूरा। इसके बाद हम जैसे हमारे पास एल्यूमिना मिलता है, इस एल्यूमिना का फिर हम क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं। विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और विद्युत अपघटन जो करवाते हैं उस विधि को बोलते हैं बच्चों हॉल-हेरोल्ड विधि। तो यहाँ पे आ जाता है कि एल्यूमिना का विद्युत अपघटन किस विधि से किया जाता है, तो हॉल-हेरोल्ड विधि। ठीक, हॉल-हेरोल्ड आपको याद रखना है, तो हॉल-हेरोल्ड विधि से किया जाता है। जैसे इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, अब बच्चे एक चीज होती है यहाँ पर, इसका जो गलनांक है वो है लगभग 2050 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बहुत कठिनाई आती है बच्चों शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, क्यों, इसका टेम्परेचर 2050 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का क्वथनांक बच्चों कम। अब आप खुद सोचिए, इसका क्वथनांक, इसमें एल्यूमिनियम भी है, इसमें जिसको हम एल्यूमिना बोल रहे हैं इसमें एल्यूमिनियम भी है, और इसका क्वथनांक 2050, और जो एल्यूमिनियम धातु होती है उसका क्वथनांक होता है कम। तो पहले कौन सी धातु उबलने लगेगी, तो जो एल्यूमिनियम बच्चों को धातु जो है, जब इतना टेम्परेचर करेंगे, गलाएंगे इसको, तो वो धातु तो उड़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर मिलाते हैं। क्रायोलाइट मिलाने से क्या हो जाता है, एक तो बच्चों एक कम टेम्परेचर लगभग 800 साढ़े 800 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है पिघल जाता है, और इसमें जो धातु वो भी पिघल जाती है। तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम को जो क्वथनांक है वो उससे कम टेम्परेचर पर पिघल जाती है, जिससे एल्यूमिनियम जो क्वथनांक तक पहुंच ही नहीं पाता, और एल्यूमिनियम क्वथनांक तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो है भाप में नहीं बदल पाती, वाष्प में नहीं उड़ती। तो इस प्रकार से गल जाता है, और गलने से क्या होता है बच्चों, आपको पता है कोई चीज आयनों में टूटती है, तो आयनों में टूटने के कारण क्या हो जाता है कि जो है उस पर विद्युत धारा बहने लगती है। जब विद्युत धारा बहेगी बच्चों, तो क्या होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर ये जो है इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। और जो कैथोड है, कैथोड बनता है इसमें आगे जाके, तो कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाती है, और इस प्रकार से बच्चों हमारे पास 99.9% धातु हमारे पास शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है विद्युत अपघटन करवाने पर। और लास्ट में बच्चों जो विद्युत अपघटन किया जाता है वो किया जाता है हूप विधि द्वारा। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जब हमारे पास इस प्रक्रिया से जो हेलोहेरोल्ड विधि से जो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है वो शुद्ध होता है, उसमें कुछ जैसे कि आयरन और सिलिकॉन की अशुद्धियां रहती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, विद्युत अपघटन फिर से करवाते हैं, और उस विधि का नाम है हूप विधि। और हूप विधि में बच्चों करवाते हैं तो आपका जो 99.9% जो एल्यूमिनियम है वो प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों ये एल्यूमिनियम का निष्कर्षण था। अगली वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट धातु को पढ़ेंगे और उसका निष्कर्षण समझेंगे। तो बच्चों बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमन पर। तब तक के लिए धन्यवाद।